हेलो एवरीवन। हमने बात कर ली बिजनेस आइडिया की, बट अभी तक जो हमारा आइडिया है वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या होगा और उसको लोग यूज करेंगे और उसके बदले हमें पैसे देंगे। लेकिन एक्चुअली में बिजनेस के कई सारे पहलू होते हैं जो कि आइडिया से जुड़े होते हैं और हमें उसे डिजाइन करना, उसे सोचना, उसे फाइनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वो है हमारा दूसरा स्टेप, डिजाइनिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कैसे डिजाइन किया जाए? बिजनेस मॉडल बेसिकली आप यूं कह लो कि अगर आपका आइडिया है तो आइडिया की जो डिटेल्स हैं, क्योंकि अभी तक हमने मेनली प्रोडक्ट के बारे में सोचा है। जब प्रोडक्ट सोच लिया या सर्विस सोच ली तो उसके इर्द गिर्द हम बिजनेस कैसे बनाएं, बिजनेस कैसे बनेगा उसके इर्द गिर्द, वो है बिजनेस मॉडल। तो व्हाट इज बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल किसी भी प्लान को या एक लॉजिक को डिस्क्राइब करता है कि आप वैल्यू कैसे क्रिएट कैसे करोगे, उसे डिलीवर कैसे करोगे और कैप्चर कैसे करोगे। कैप्चर का मतलब है आप अपने कंज्यूमर से जो भी वैल्यू लेना चाहते हो, वो पैसे है या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, बस आप चाहते हो आपका यूजर जो है आपका प्लेटफॉर्म यूज करे ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको, आगे चल के आप एड्स दिखा सको और ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर सको जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो आप वैल्यू क्रिएट कैसे करते हो, डिलीवर कैसे करते हो और कैप्चर कैसे करते हो, ये सभी चीजें हम बिजनेस मॉडल के अंदर फाइनलाइज करते हैं अपने बिजनेस के लिए कि हमारा बिजनेस मॉडल एक्चुअली में होगा क्या। एक बहुत ही बड़ा मिथ है बिजनेस मॉडल को लेकर के। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं बिजनेस मॉडल, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है कि बिजनेस मॉडल का मतलब है कि ये कंपनी या फिर ये पर्टिकुलर आइडिया पैसे कैसे कमाता है, क्या बेचता है या क्या करता है, वो पैसे कैसे कमाता है, उसे बिजनेस मॉडल बोलते हैं। बट ये सच्चाई नहीं है। बिजनेस मॉडल पूरे बिजनेस के जो स्ट्रक्चर को, कुछ उसके पहलू हैं, उन सबको मिला करके बिजनेस मॉडल बोलते हैं। जो पैसा कमाने वाला पार्ट है कि पैसा कैसे कमाते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू मॉडल बोलते हैं कि पैसा कैसे आएगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल में जो चीज हमें फाइनल करनी होती है वो होती है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू वो चीज जो कि हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ उसको एक वैल्यू फील करा रहे हैं या फिर वैल्यू दे रहे हैं या फिर प्रपोज कर रहे हैं। प्रोपोजिशन का मतलब यही है कि हम एक प्रपोजल रख रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस क्यों यूज करें। आपने एक वर्ड सुना होगा, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये भी वही चीज होती है कि आपके बारे में ऐसा क्या यूनिक है जिससे कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। जैसे डोमिनोज का यूएसपी है नी और पिज्जा है फ्री, यानी कि 30 मिनट्स में अगर पिज्जा नहीं पहुंचा तो फ्री डिलीवरी। तो यूएसपी हर बिजनेस की होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत यूनिक आपकी सेलिंग प्रोपोजिशन होनी चाहिए, बट ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि कस्टमर आपके बिजनेस से सर्विस या प्रोडक्ट ले या फिर यूजर आपका प्रोडक्ट यूज करे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ आकर्षित हो, आपका प्रोडक्ट यूज करे या फिर आपको पे करे। एक चीज हो सकती है न्यूनेस। न्यूनेस का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट हो सकता है बिल्कुल नया प्रोडक्ट हो, ऐसा कुछ पहले मार्केट में एग्जिस्ट ना करता हो, तो लोग चाहेंगे कि उसे वो ट्राई करके देखें कि आखिर ये क्या चीज है और उनको वो अट्रैक्टिव लगे और उनको लगे कि उससे उनको फायदा हो सकता है। तो आपको वैल्यू प्रोपोजिशन जब डिसाइड कर रहे हो, आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस सोचा है, तो आपको कोई ना कोई उसके अंदर चीजें सोचनी पड़ेंगी। वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हो सकती है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट न्यू भी हो और भी चीजें हो। अगली चीज क्या है? परफॉर्मेंस। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी
जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है सेम मार्केट में, सेम इंडस्ट्री में, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो। कस्टमाइजेशन, आप कस्टमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है आपके प्रोडक्ट के बिजनेस की वो ये हो। गेटिंग द जॉब डन, गेटिंग द जॉब डन का मतलब क्या है? बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ उनका काम यह है कि कस्टमर्स के कुछ काम रुके हुए हैं या फिर उनका काम कुछ ऐसा है जो कि आप करवा के दोगे, आपका बिजनेस करवा करके देगा या फिर करके देगा, तो वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है। आपके प्रोडक्ट का डिजाइन हो सकता है कि आपके वैल्यू प्रोपोजिशन हो। इसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको डिजाइन का, जैसे बेवकूफ.com, क्लोथिंग ब्रांड है। इनका यूएसपी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? डिजाइन। जब ये लोग अपना कंपनी लेकर के आए थे तब ऐसे कूल डिजाइन्स की टी शर्ट्स नहीं मिलती थी, तो यहां पर उनका वैल्यू प्रोपोजिशन हो गया बेवकूफ.com। अब हम, जो मेरी कंपनी है हपमी, उसका एक वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमाइजेशन है, हम कस्टम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद ब्रांड और स्टेटस। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जो जैसे ज़ारा, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन हमेशा ये होता है क्वालिटी, और ये सब चीजें बहुत सारी कंपनीज उनके इक्विवेलेंट लेवल की प्रोवाइड करवाती हैं। बट ये जो चीज होती है, ये उनका सबसे बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि उनकी ब्रांड और स्टेटस वो इतना हाई कर देते हैं कि लोग उस चीज की वजह से उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन होती है कि लोगों को लगता है कि मैंने ज़ारा का प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने गुच्ची का प्रोडक्ट खरीदा है। तो एक ये भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है। अगली चीज है प्राइस। बहुत सारे कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं। कई इंडस्ट्री, कई मार्केट्स, कई प्रोडक्ट सर्विसेज में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कम प्राइस पे अवेलेबल करवा रहे हो या फिर एक अच्छी चीज सही प्राइस पर अवेलेबल करवा रहे हो जिसमें कि कस्टमर को लगेगा कि यार ये काफी सही प्राइस है, तो वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए तैयार हो सकता है। उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन। अब ये कॉस्ट रिडक्शन का जो गेम है, अब आप सोच रहे हो कि अभी अभी तो प्राइस बताया सर ने, आप कॉस्ट रिडक्शन बता रहे हैं, बात कुछ समझ नहीं आई। प्राइस कंज्यूमर के लिए, कॉस्ट रिडक्शन है बिजनेसेस के लिए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट या आइडिया ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड करता हो, आप कोई ऐसा आइडिया हो कि जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाए। कोई उनका ऐसा काम हो जो कि आप कम कॉस्ट में करवा पाओ किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हो सकता है उनको बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता और आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जिससे कि उनके पैसे बचे, तो वो वहां पर कॉस्ट रिडक्शन। एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या कुछ कंज्यूमर्स तक पहुंचे ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई हो सकता है बिजनेस हो जो कि यूएस में हो, बट उसकी जरूरत इंडिया में भी, बट इंडिया के लोगों के पास है ही नहीं है। तो आपने क्या किया कि यूएस की कंपनी से लाइसेंस लिया, बोला भाई मैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और इंडिया में अवेलेबल करवाऊंगा ये सर्विस, यहाँ के लोगों को भी चाहिए। तो आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या दे दिया कि जो चीज एक फलाना यूएस जगह पर अवेलेबल थी उसको आप इंडिया में भी लेकर के आ गए। ये एग्जांपल है, किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो कि शहरों में अवेलेबल हो बट लोगों को गांव में भी चाहिए हो, छोटे शहरों में भी चाहिए हो, वहां पर आप उसको एक्सेसिबल करवा सकते हो। उसके बाद अगली चीज जो है कन्वीनियंस और यूजिबिलिटी। आप कोई ऐसी चीज जिससे कि लोगों को कन्वीनियंस मिल जाए, उनको लगे कि यार ये तो बड़ी सही चीज है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आईआरसीटीसी, जिसपे हम रेलवे टिकट बुक करते हैं। वहां पे वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? कन्वीनियंस। लोगों को लाइन में जाकर के टिकट नहीं करवानी है, लाइन लगा करके टिकट नहीं करवानी है, टाइम बचेगा लोगों का। तो ये जो सबसे पहली चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। वैल्यू प्रोपोजिशन आपको अपने बिजनेस के लिए। और अच्छा हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिजनेस मॉडल आपको लिखना है प्रॉपरली। बिजनेस मॉडल लिखते वक्त आपको सबसे पहले लिखना है कि आपके बिजनेस में, आपके आइडिया में क्या क्या वैल्यू आप कस्टमर्स को प्रपोज कर सकते हो, कि उनको ये फील करवा सकते हो कि ये वैल्यू मेरे में है। क्या वो नयापन है, वो परफॉर्मेंस है, कस्टमाइजेशन है, डिजाइन है, ब्रांड स्टेटस है, आप कुछ काम कर रहे हो, उनका प्राइस कम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है इसके अलावा हट के भी कुछ ऐसा कोई प्रोपोजिशन हो जो कि आप दे सकते हो। अब मैंने यहां पे यूएसपी का जिक्र किया था। यूएसपी मार्केटिंग के लिए काम आती है, जरूरी नहीं है वो आपके प्रोडक्ट
या फिर आपके सर्विस से रिलेटेड हो। और वैल्यू प्रोपोजिशन और यूएसपी में डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि हम यूएसपी की बात करते हैं हमेशा जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं, इसलिए मुझे यहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि यूएसपी अलग से भी हम मार्केटिंग में भी बार बार नई नई यूएसपी शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बट हर प्रोडक्ट और सर्विस की एक परसीव्ड वैल्यू होती है कि ये वैल्यू मिल रही है हमें इस प्रोडक्ट या सर्विस से, वो आपको बिजनेस मॉडल में फाइनलाइज करनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है। फिर जो अगली चीज आती है जो कि आपको डिसाइड करना है अपने बिजनेस मॉडल में, वो है कस्टमर सेगमेंट्स। हु विल बी योर कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि कभी भी सारे लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है। सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि टारगेट कस्टमर कौन है, किस तरह के लोग हैं, कौन है जो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी एज है, किस तरह के उनके इंटरेस्ट हैं, किस तरह की उनकी सोच है। अब कस्टमर सेगमेंट में अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल फूड रेस्टोरेंट खोल रहे हैं हम, कोई एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है। अब ऐसे तो रेस्टोरेंट है तो खाना तो सब खाते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो भाई खाना तो सब खा सकते हैं, तो सभी हमारे कस्टमर हो गए। बट हमें अपना टारगेट ऑडियंस चूज करना है जो कि हमारा रेस्टोरेंट में हम जिस तरीके का खाना देना चाहते हैं, जिस प्राइस पर देना चाहते हैं, वो कस्टमर सेगमेंट क्या है। तो सबसे पहली बात तो जब फूड इंडस्ट्री की बात आती है तो दो भागों में लोग वैसे ही बट जाते हैं, नॉन वेज और वेजिटेरियन। अब आपका जो रेस्टोरेंट है उस पे आप सिर्फ वेजिटेरियन सर्व करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आधे लोग तो वैसे इधर हट गए जितने भी नॉनवेज खाते हैं। जो वेजिटेरियन मतलब जिनको नॉनवेज खाना पसंद है, क्योंकि नॉनवेज जो खाते हैं वो वेज भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। तो वेज जो है, जो प्योरली वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, जिनको ये रहता है कि नहीं नहीं यार मेरे को किसी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाना जहां पर नॉनवेज मिलता हो, वो आपका टारगेट कस्टमर हो गया। अब आप जो डिशेस दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, आप कुछ ऐसे फास्ट फूड टाइप के डिशेस दे रहे हो। अब फास्ट फूड दे रहे हो तो यूथ ज्यादा उसको खाना पसंद करता है। आज का यूथ जो है वो ज्यादा खाना पसंद करता है, यूथ। तो टारगेट कस्टमर के अंदर से आपने एक सेगमेंट निकाला, ये यूथ, ये हो गया आपका सेगमेंट। अब यूथ में आपने एक सेगमेंट निकाला मेल, एक निकाला फीमेल। आपने मार्केट के अंदर ये नोटिस किया है कि भाई ज्यादातर क्या बोलते हैं मेल्स घूम रहे हैं मार्केट में, हमारे पर्टिकुलर मार्केट में जहां हम रेस्टोरेंट करना चाहते हैं। तो आपका हो सकता है टारगेट सेगमेंट जो हो वो मेल हो, और मेल हो और 18 से लेकर के 30 साल तक के मेल्स हो। तो बेसिकली कस्टमर सेगमेंट का मतलब ये है कि आपने जितने भी लोग हैं आपके मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो जितने भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि आपका टारगेट कस्टमर है। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका टारगेट कस्टमर है, ये टारगेट है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आपका कस्टमर लाई करता है। अब सेगमेंट्स का मतलब ये हो गया, आपने जैसे टारगेटिंग करते हैं, जब आप तीरंदाजी या शूटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग गोले होते हैं, राइट। तो ये जो गोले हैं ये अलग अलग सेगमेंट हो गए, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो जाहिर सी बात है कि हम कोशिश
ये चारों ऐसे लोग हैं जो कि आपका बिजनेस के कंज्यूमर या कस्टमर बन सकते हैं। तो ये 4 अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसको कि आप टारगेट कर सकते हो। बट इसको अलग करना क्यों होता है, अलग करके क्यों डिसाइड करना होता है कि हमारे ये टारगेट, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है टारगेट क्या है, फिर उसके बाद आपको सेगमेंट्स डिसाइड करने हैं। सेगमेंट्स अलग अलग डिसाइड करने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये सेगमेंट है फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। ये वो व्यक्ति है या वो इंसान है जो सबसे ज्यादा आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद ये थोड़े से कम, थोड़े से कम, थोड़े से कम, लेकिन है सारे इंटरेस्टेड। तो बेसिकली हम सेगमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सिस को उस पर फोकस करें जो कि हमें ज्यादा रिजल्ट दे। भाई हम गेम खेलते हैं, हम टारगेट रखते हैं, तो शूटिंग करते हैं, कुछ तीरंदाजी करते हैं, तो हमारी कोशिश तो यही होती है ना कि यहां पर लगे। रिजल्ट हम सब यहीं पर हमें पूरे टारगेट पे मिलता है, बट यहां पर लगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए कस्टमर सेगमेंटेशन जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, जो है चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं? अब आपके कस्टमर्स हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। आपका बिजनेस है, ये कस्टमर और बिजनेस के बीच में जो वैल्यू का आदान प्रदान होगा, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, पैसे भी हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बदले, या फिर कोई और भी वैल्यू हो सकती है। जो भी आपके और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो जिस रास्ते से हो रहा है, जिस चीज से हो रहा है, उसे बोलते हैं चैनल। अब चैनल दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट और ओन्ड चैनल, यानी कि जो आप खुद ओन करते हो, और दूसरा इनडायरेक्ट चैनल। अब इसके अंदर आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका स्टोर हो सकता है, आपकी ऐप हो सकती है, आपका ऑफिस जहां पर लोग विजिट करके आपसे कोई सर्विस लें, सर्विस बेस्ड ऑफिस है ये, क्योंकि ऑफिस तो वैसे भी होगा आपका। इनडायरेक्ट के केस में क्या है कि आपको कोई चीज ओन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी और की सर्विसेज को यूज कर रहे हो या किसी और का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के केस में आपको अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आपने इनसे पार्टनर कर लिया एक तरीके से। तो आपको ये डिसाइड करना है अपने बिजनेस मॉडल के अंदर कि आपका चैनल क्या होगा। आपका जो आइडिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हो सकता है पॉसिबल ही ना हो कि इनडायरेक्ट कुछ हो सके, आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। आपको अपनी ऐप या अपना स्टोर, फिजिकल स्टोर या फिजिकल ऑफिस स्पेस जहां पर लोग आए आपसे डील करें, ऐसा कुछ आपको करना पड़ सकता है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए चैनल डिसाइड करना है। फिर जो अगली चीज है वो है डिसाइड करनी कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी कहां से। लिस्ट डाउन करनी कि क्या चीजें होंगी जिससे कि आप पैसा कमाओगे, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था। रेवेन्यू मॉडल जिसे हम बोलते हैं, वही एक तरह का वही एक जिक्र है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कहां कहां से पैसे आएंगे आपको। तो सबसे पहले है एसेट सेल। एसेट का मतलब है कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट बेच करके अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया एसेट सेल। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हैं या कोई भी ऐसी कंपनी जो भी कोई फिजिकल कोई सामान बेच रहे हैं, वो एसेट सेल उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। उसके बाद हो गया यूजेज फी, कि जितना यूज करोगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा आपके कस्टमर को। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या ऐसा है कि जितना यूज करोगे, इसका एक एग्जांपल हो सकता है सर्वर, जितना यूज करोगे उतना पड़ेगा आपको चार्जेस। या फिर एड्स, एड्स अगर आप कहीं पर लगाते हो, जितनी ज्यादा एड्स लगाओगे उतना चार्जेस लगेगा। उसके बाद तीसरा मॉडल है पैसे कमाने का, एक स्ट्रीम हो सकता है आपका, वो है सब्सक्रिप्शन फीस। सब्सक्रिप्शन फिक्स चार्जेस आप लगा रहे हो, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
उस पर फिक्स चार्जेस होते हैं कि आप इतने पैसे दो, हमारी सर्विस यूज करो, मंथली आपके इतने चार्जेस लगेंगे और आपको हर महीने देने पड़ेंगे या फिर एनुअली देने पड़ेंगे, या आप डिसाइड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अपना रेवेन्यू स्ट्रीम डिसाइड करना है कि एसेट हो, यूजेज हो, सब्सक्रिप्शन हो। अगला चीज है लेंडिंग, रेंटिंग या लीजिंग। हो सकता है आप कोई चीज, आपकी सर्विस ये हो कि आप लोगों को उधार दे रहे हो, या फिर कोई चीज रेंट पर दे रहे हो, लीज कर रहे हो, वो आपकी एक सर्विस हो सकती है। लाइसेंसिंग की एक सर्विस हो सकती है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको यूज करें लोग, और उसको यूज करने के लिए वो आपको कुछ चार्ज दें। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है प्रीमियम इमेजेस का जो मार्केट है। प्रीमियम इमेज का मार्केट क्या करता है, वो आपको लाइसेंस दे देता है कि भाई आप उनके इमेज और ग्राफिक्स यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे या कहीं पर भी। उसके बाद आप ब्रोकरेज फीस ले सकते हो। को आपका बिजनेस अगर ऐसा है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसके अंदर ब्रोकरेज ले सकते हो। जैसे शेयर मार्केट के अंदर ऐसा होता है, ब्रोकर्स होते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर ऐसा हो सकता है। एडवर्टाइजिंग का मॉडल हो सकता है आपका। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो लोगों की, तो जितनी एडवर्टाइजमेंट करोगे उसके हिसाब से आप पैसा ले सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। आप किसी भी जरिए से आप कोई वैल्यू दे करके उसके बदले एक वैल्यू ले सकते हो। आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका रेवेन्यू आपके यूजर से ना आए, किसी और से आए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक के केस में उसका यूजर उसको पे नहीं करता, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए जो एडवर्टाइजर है, जो एडवर्टाइज करना चाहता है, वो उसको पैसे देता है। और वो एडवर्टाइजर क्यों एडवर्टाइज करना चाहता है? क्योंकि फेसबुक के पास बहुत सारे यूजर्स हैं। तो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपका ये बिजनेस है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम कहां कहां से आ सकता है। एक ही तरीका है कि दो तरीके हैं? और वो क्या यूजर ही आपका कंज्यूमर है या फिर कोई और आपका कंज्यूमर है, कोई और आपको पैसे देगा? तो रेवेन्यू स्ट्रीम जब डिसाइड हो जाए, फिर अगली चीज है आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट होती है दो तरह की, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो कि आप चाहे सेल करो चाहे ना करो, डजेंट मैटर, आपको वो खर्चे आएंगे ही आएंगे। जैसे कि आपके ऑफिस या फिर आपने कोई स्पेस लिया और रेंट, आपने अगर वेबसाइट बनाई हुई है तो सर्वर के चार्जेस, सर्वर कॉस्ट, आपके फोन के बिल्स, अगर पोस्टपेड प्लान आपने ले रखा है या फिर प्रीपेड आप एक मंथली रिचार्ज करवाते हो जो कि आप बिजनेस के लिए यूज करते जा रहे हो। सैलरीज, एंड मोर। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता हो। ये वो खर्चे हैं, फिक्स कॉस्ट वो है जो कि हमेशा होगा ही होगा। डजेंट मैटर आपकी कितनी सेल आ रही है कितनी नहीं आ रही है। 0 रुपीज की सेल आ रही है तब भी ये खर्च होंगे, और लाखों की आ रही है तब भी ये खर्च होंगे। ना ये बढ़ेंगे ना कम होंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट है अगली चीज। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। जैसे सेल्स पर डिपेंड कर सकती है, डायरेक्टली ये सेल्स के ऊपर मेनली डिपेंड करती है, बट कई बार ये और चीजों पे भी डिपेंड कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कम ज्यादा आता है, उसको हम एक लमसम रेंज करके उसको फिक्स में भी रख सकते हैं, बट हम उसको वेरिएबल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अमूमन ज्यादातर कंपनी फिक्स कॉस्ट में ही रखती हैं उसे। वेरिएबल कॉस्ट वो है, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट है, ये हर बारी फिक्स नहीं है। आप जितना बजट लगाओगे, जितनी सेल्स आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, आप उसके हिसाब से ज्यादा पैसे लगाओगे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जितना सेल्स हुआ उसके हिसाब से आपके रॉ मटेरियल ज्यादा खर्च होगा, आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कोरियर का कॉस्ट है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, शिपिंग कर रहे हो, तो कोरियर का कॉस्ट हो सकता है। तो बेसिकली आपको वो सभी कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि आपके बिजनेस में आएगी।
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दो तरह की होती है। अभी यहाँ पर जब आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कॉस्ट को लेकर के। आपको बस मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि यहाँ पर मेरी कॉस्ट आएगी, लाइक लोगों को हायर करने में मेरी कॉस्ट आएगी, मार्केटिंग करने में मेरी कॉस्ट आएगी, ऑफिस लेना पड़ेगा मुझे रेंट पे, उस पर कॉस्ट आएगी, सर्वर लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ मोटे मोटे की पॉइंट्स बनाने हैं और उनकी कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है, अमाउंट में नहीं, इस चीज में ये कि मेरी खर्चे आएंगे कहाँ कहाँ, कितने आएंगे उससे अभी हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है। आप अभी बिजनेस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ढांचा बनाते हैं, हम सिर्फ डिजाइन करते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, और उस एलिमेंट्स की डिटेल में हम प्लानिंग के सेक्शन में जाते हैं, जो कि अगला स्टेप होता है बिजनेस मॉडल बनाने के बाद। कॉस्ट डिसाइड हो गई, फिर आपको जो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे। 5 तरीके के रिसोर्सेज हम मेजरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल। अब फिजिकल में मशीन्स हो सकती हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो कि एक फिजिकल फॉर्म में हो और आपके बिजनेस में काम आपको उसको लेना हो और इंपॉर्टेंट हो। की है इसलिए सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम लिस्ट डाउन करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई ऐसा आपको पेटेंट हो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम किया हो, या फिर आपको कोई लाइसेंस लेना हो किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिज्नी का करेक्टर यूज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, उसकी पैकेजिंग पे या फिर डिजाइन में, तो उसको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा उनसे उसको यूज करने के लिए, तो वो इस सेक्शन में आ जाएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या क्या होंगे आपको किस तरह के लोगों की जरूरत होगी, उनको कैसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने बिजनेस को करने के लिए। वो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी हो सकती है, वो आपके चैनल की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जिससे आपसे कंज्यूमर आपका और यूजर इंटरेक्ट करेगा, और वो टेक्नोलॉजी आपके ऑपरेशंस की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है कि आप बिजनेस ऑपरेशंस कैसे हैंडल करोगे। उसके बाद जो अगली चीज है वो है फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको किस तरीके की जरूरत पड़ेगी, एक वो क्या लमसम अमाउंट होगा। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल के केस में मनी की नीड है, आपको इन्वेस्टमेंट की नीड है, कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। बिजनेस मॉडल डिसाइड करते वक्त बस रिसोर्सेज के अंदर आपको ये मेंशन करना है कि हाँ भाई आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई बिजनेस बिना पैसों के तो चल नहीं सकता। की रिसोर्सेज की हम बात करते हैं इसलिए हम इसमें मेंशन करते हैं, इसके अंदर डिटेल में कुछ नहीं है, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो चीज वहां पर आपको लिस्ट डाउन करनी है। फिर अगली जो चीज है वो है की एक्टिविटीज। तो की एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी आपके पूरे बिजनेस प्रोसीजर के लिए, सेल्स के लिए, कन्वर्जन्स के लिए। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करो, आप बाहर से ना बनवाओ, हो सकता है आपके में प्रोडक्शन करना पड़े आपको। जैसे कि अगर आपकी किसी चीज की फैक्ट्री है, आप कोई प्रोडक्ट खुद से बनाना चाहते हो, किसी चीज को सिर्फ सेल नहीं करना चाहते, अगर आप सर्विस सेक्टर में नहीं हो, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और खुद से डेवलप कर रहे हो, तो प्रोडक्शन उसका एक पार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये की एक्टिविटी हो सकती है कुछ बिजनेस के अंदर। अगर आप कस्टमर्स को कंसल्टेंसी देते हो या फिर कोई ऐसी सर्विस देते हो जिसके अंदर आप उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो वो एक एक्टिविटी आपके लिए हो सकती है। दूसरी एक्टिविटी हो सकती है कि आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, कम्युनिटी बनानी है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उस केस में एक एक्टिविटी ये भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो अगली चीज है वो है पार्टनरशिप्स। अब पार्टनरशिप से कंफ्यूज ये मत होना बिजनेस वाली पार्टनरशिप कि हमारी कंपनी में उसके शेयर्स होंगे, वो पार्टनरशिप नहीं है ये। अभी ये पार्टनरशिप का मतलब है कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी अपने साथ इस बिजनेस के लिए, हमारे आइडिया के लिए। कोलैबोरेशंस करने पड़ सकते हैं हमें किसी के साथ, हमें सप्लायर्स की जरूरत पड़ सकती है, हमें वेंडर्स की जरूरत पड़ सकती है, हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें किस तरह के सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें किस तरह के वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें हमें यहां पर डिसाइड करनी होती हैं। फिर उसके बाद
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी कंपनी है हपमी। हपमी एक गिफ्टिंग कंपनी है, ऑनलाइन गिफ्टिंग कंपनी है। इसके बारे में हम लोग बिजनेस मॉडल इसका समझते हैं क्या है। इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन है कि एक तो हम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कस्टमाइजेशन, और इसके अंदर दूसरी वैल्यू प्रोपोजिशन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस सेंस में? क्वालिटी के सेंस में, कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हम जिस तरीके की कमिटमेंट करते हैं अपने यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, वो कमिटमेंट हम पूरी करते हैं। हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है? अब हमारा टारगेट सेगमेंट है सब, देखो गिफ्ट तो हर कोई खरीदता है, बट हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो है 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। ये लोग वो हैं जो कि कस्टम गिफ्ट ज्यादा खरीदते हैं और ऑल ओवर इंडिया हमारे कस्टमर सेगमेंट है। तो ये हमने कस्टमर बनाया, सेगमेंट बनाया है, एज के हिसाब से हमने सेगमेंट किया है कि हमें सिर्फ एज के हिसाब से सेगमेंट करना है, क्योंकि गिफ्ट्स हर कोई खरीदता है। उसके बाद चैनल्स में, हमारे डायरेक्ट चैनल में से जो हमारा डायरेक्ट चैनल है वो है hapmi.com की वेबसाइट। अब यहां पर देखो हमारे एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, और इनडायरेक्ट में Amazon, फ्लिपकार्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट। कॉस्ट में हमारा क्या आता है? हमारे को प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है जो कि हमें बनाना पड़ता है मेनली, हमें एड्स का कॉस्ट आता है, हमें डिजाइन का कॉस्ट आता है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं जो कि रेंट वगैरह होता है। ठीक है, अब हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एसेट सेल। हम एसेट सेल से ही कमाते हैं, हमारा और कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है। की एक्टिविटीज क्या है? डिजाइनिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए गिफ्ट्स बनाने के लिए, और मार्केटिंग, और प्रोडक्शन, क्योंकि हम गिफ्ट्स प्रोड्यूस भी करते हैं खुद से, मैन्युफैक्चर भी करते हैं। हमारे की रिसोर्सेज क्या क्या हैं? ऑब्वियसली फाइनेंसेस, ह्यूमन रिसोर्स, पैसा हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और हमारे केस में की रिसोर्स में हमारा IPR है जो कि हपमी का ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की वजह से हमें बन गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमारे पास हपमी के का ट्रेडमार्क है, तो वो हमारे लिए एक की रिसोर्स हो गया। और साथ ही में टेक्नोलॉजी में टेक में हमें हो गया मशीनरी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक की रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पार्टनरशिप्स में हमारे वेंडर्स हैं जो कि हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, और हमारे साथ कुछ डिजाइनर्स हैं जो कि हमारे साथ काम नहीं करते, मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं। कुछ डिजाइनर्स हमारे फुल टाइम काम करते हैं, कुछ डिजाइनर्स हमारे साथ फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो भी हमारी पार्टनरशिप्स हो गई। और कुछ हमारे पास सेलर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर बेचते हैं। तो ये एक एग्जांपल है हपमी का। यहां पर आप देखो बिजनेस मॉडल में आपको पैसों के ऊपर नहीं जाना कि कहां पे क्या खर्चा हो रहा है। जैसे हमने अपने आइडिया के बारे में डिटेल में सोचा कि हमारा आइडिया क्या हो, कैसे हो, तो आइडिया के अराउंड बिजनेस की जितनी भी और चीजें हैं उन सबको हमें डिसाइड करना है, उन सबको हमें लिस्ट डाउन करना है कि ये रिसोर्सेज लगेंगे, ये एक्टिविटी होगी,
ये हम वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं, ये हमारा कस्टमर सेगमेंट होगा, ये चैनल होगा। बेसिकली उस आइडिया का, बिजनेस का एक बड़ा रूप, आइडिया प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज्यादा होता है। उसी आइडिया को जब हम फैला रहे हैं, जब उसको बिजनेस के फॉर्म में सोच रहे हैं, तो ये सभी चीजों को आपको डिसाइड करना है और सोचना है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में कि आपको किन किन चीजों की प्लानिंग करनी है ध्यान से, जिससे कि आपका बिजनेस फेल ना हो और आप सफल हो पाओ, अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाओ। वो सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जिनकी प्लानिंग आपको पहले से करना जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमें आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हमें फॉलो करना मत भूलो, t.me/growtham_india। वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कोर्स के रिगार्डिंग भी, और वैसे भी हम काफी सारी वैल्यूएबल चीजें वहां पर शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो हमें वहां पर फॉलो जरूर करो। अगर आप टेलीग्राम ऐप पर नहीं हो तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं और वहां पर आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टेप 3 बिजनेस प्लानिंग।